नमस्कार दोस्तों, आप लोग का ई लर्निंग चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में। तो ट्रांसफार्मर होता है क्या है? सबसे पहले ये देखिए, ट्रांसफार्मर जो होता है एक स्टैटिक डिवाइस है। आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर को, ये ट्रांसफार्मर है तो इसको स्टैटिक डिवाइस क्यों बोलते हैं? इस ट्रांसफार्मर को स्टैटिक डिवाइस इसीलिए बोलते हैं कि इसमें हर एक पार्ट ट्रांसफार्मर का स्टैटिक रहता है, मतलब इसमें कोई भी मूवेबल पार्ट्स नहीं होता है। और एक यह एक इलेक्ट्रिकल मशीन भी कहलाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, इसलिए यह इलेक्ट्रिकल मशीन भी ट्रांसफार्मर को कहते हैं। तो इससे आपके एग्जाम्स में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। तो फिर बात आती है प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की। लड़के कंफ्यूज रहते हैं कि लेफ्ट साइड को प्राइमरी बोला है या राइट साइड को सेकेंडरी बोला है। यदि आपको ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं मेंशन आता है तो इन जनरल लेफ्ट साइड वाले को प्राइमरी साइड और राइट साइड वाले को सेकेंडरी साइड कहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें ये कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे ना, तो उसमें तो आपका वो लेफ्ट किधर है राइट किधर है वो कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप ट्रांसफार्मर की इस इंड से देखेंगे तो आपको लेफ्ट इधर दिखेगा, दूसरे इंड से देखेंगे तो राइट इधर दिखेगा या लेफ्ट इधर दिखेगा। तो इसलिए उस केस में क्या होता है, इन एक्चुअल जिस साइड से ट्रांसफार्मर में सप्लाई दिया जाता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो राइट साइड हो, जिस साइड से सप्लाई दिया जाता है उस साइड के वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग या प्राइमरी साइड कहते हैं। और जिस साइड से लोड कनेक्टेड रहता है उस साइड को सेकेंडरी साइड कहते हैं। तो अब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ट्रांसफार्मर को हम क्यों यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करने का हमारा पर्पस क्या है, क्यों यूज करते हैं? तो आप बोलेंगे कि ये वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप एक बार वोल्टेज को स्टेप अप कर रहे हैं फिर स्टेप डाउन लगा रहे हैं, इसका प्रिंसिपल बताइए क्यों करते हैं ऐसा। तो हम आपको डिटेल में बताते हैं, जिससे कि आपका इंटरव्यू में पूछे जाने वाला आई होप कि हर एक पॉइंट कवर हो सकता है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर में बताते हैं होता क्या है। ट्रांसफार्मर में पहले इस साइड से आप सप्लाई देते हैं, ठीक है, जिसको हम प्राइमरी साइड बोलते हैं। ये जो वायर गया है ट्रांसफार्मर के कोर के ऊपर में वाइंडिंग किया रहता है, मतलब उस पर घुमा घुमा से जैसा दिख रहा है ना, ऐसा किया रहता है, इसको वाइंडिंग कहते हैं। तो जिस साइड से सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर में उस साइड के वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब जब इसमें हम सप्लाई देते हैं एसी सप्लाई, ये जो सिंबल दिख रहा है आपको एसी सप्लाई का, तो जब इसमें हम करंट देंगे ना, ये करंट इस कॉइल से पास करेगा, तो इसमें एक फ्लक्स जनरेट होगा, जो येलो कलर से आपको दिख रहा है यहाँ पे एक फ्लक्स जनरेट होगा। ये फ्लक्स, ये जो ग्रीन वाइंडिंग दिख रहा है ना, इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है जिससे लोड कनेक्टेड है। तो ये फ्लक्स येलो कलर का जो दिख रहा है आपको, इस वाइंडिंग से कट करेगा, ठीक है ना। और ये जो फ्लक्स है ये ट्रांसफार्मर के कोर से जाके होके पास करता है, ट्रांसफार्मर के कोर से। तब ये जब फ्लक्स को कट करेगा सेकेंडरी कॉइल का वाइंडिंग, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी वोल्टेज जनरेट होगा। इससे यही वोल्टेज जो है आपको सेकेंडरी में मिलेगा। अब बात आती है कि जैसा हमने बताया कि ट्रांसफार्मर जो होता है दो टाइप के होता है। पहला होता है प्राइमरी सॉरी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। तो स्टेप अप में क्या होगा पहले इसको समझिए। जब ये नंबर ऑफ कॉइल जो है ना प्राइमरी में इससे ज्यादा हो सेकेंडरी में, ठीक ना, जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा हमें सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा। स्टेप अप हमको करना है, सबसे पहले स्टेप अप को क्लियरली समझिए कि हमको मान लो कि प्राइमरी में, प्राइमरी मतलब पी में हमको वोल्टेज है, मान लेते हैं कि 5 वोल्ट, है ना। और हमें चाहिए सेकेंडरी में कितना चाहिए आप ये बताइए, 50। चलो 50 वोल्ट चाहिए। प्राइमरी में हम 5 वोल्ट दे रहे हैं, सेकेंडरी में हमको चाहिए 50 वोल्ट, ठीक है। अपन क्या करेंगे, 50 वोल्ट चाहिए तो 50 वोल्ट के लिए हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि वोल्टेज को अप करना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। अब जो है स्टेप अप में हम क्या बोले आपको कि नंबर ऑफ टर्न जो है ना वाइंडिंग का, जो कॉइल है उसमें वाइंडिंग है, नंबर ऑफ टर्न वो रिस्पॉन्सिबल है। अब हमें वोल्टेज को कितना टाइम्स बढ़ाना है,
तो ये 10 टाइम्स, 10 टाइम्स को वोल्टेज को बढ़ाना है। इसका मतलब है यदि एनपी नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी साइड यदि एक्स है, ठीक ना, प्राइमरी में यदि वाइंडिंग एक्स है, ये है नंबर ऑफ टर्न है ना प्राइमरी साइड का, यदि एक्स है प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ऑफ द वाइंडिंग एक्स है, तो आपको सेकेंडरी में है ना 10x का वाइंडिंग करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप मेरी बात समझ लो। मैं बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ प्राइमरी में ये जो प्राइमरी का वाइंडिंग है ना, ये जो टर्न दिख रहा है वो यदि x है और हम सेकेंडरी में उसके 10 गुना वाइंडिंग देते हैं इसमें, तो हमारा वोल्टेज जितना प्राइमरी में देंगे इसका 10 टाइम्स सेकेंडरी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको यहाँ दिख रहा होगा, V1 बाई NP मतलब प्राइमरी साइड का वोल्टेज और उसका रेशियो जो साइड के वाइंडिंग का इक्वल टू द सेकेंडरी साइड का वोल्टेज बटा सेकेंडरी साइड का नंबर ऑफ टर्न। अब हमें आप समझ गए होंगे कि स्टेप अप में वाइंडिंग का रेशियो क्या होता है। ठीक है, इसी तरह यदि हम स्टेप डाउन करेंगे ना, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, अब बात आती है आपको कि ट्रांसफार्मर में स्टेप डाउन में जस्ट उल्टा होगा कि हमें वोल्टेज मान लो कि हम दे रहे हैं 100 वोल्ट। ठीक है, 100 वोल्ट दे रहे हैं और हमें चाहिए सेकेंड, ये प्राइमरी साइड का है। स्टेप डाउन की बात करें, इसकी बात करें, स्टेप डाउन में हम वोल्टेज दे रहे हैं 100 वोल्ट और हमें चाहिए मान लो कि 5 वोल्ट। ठीक है ना, वोल्टेज क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ठीक है ना, वोल्टेज डाउन हो गया, कितना टाइम से डाउन हो रहा है, यानी ये 1/20 टाइम्स, 1/20 टाइम्स डाउन हो रहा है। इसका मतलब है कि यदि हमारे प्राइमरी में, प्राइमरी साइड एनपी में मान लो एनपी में हमारे पास 200 टर्न था वाइंडिंग में, है ना, कॉइल का जो वाइंडिंग किया हुआ है, यदि 200 टर्न था, ये 200 टर्न जो है ना यदि प्राइमरी में है, तो सेकेंडरी में कितना होगा बताइए। कितना होगा, सही, ये आपका जो है हमें कितना मिलेगा सेकेंडरी में, यदि मान लो 100 था तो 5 चाहिए, तो 200 है ना, क्योंकि टर्न कितना है 200 है। यदि हम मान लो कि सेकेंडरी में 10 टर्न कर देते हैं, ठीक है, सेकेंडरी का ये जो नंबर ऑफ टर्न है ना, ये सेकेंडरी का है। देखो ये इसका कितना 10 टाइम्स है, 1/20 टाइम्स है ना, तो यानी इसमें हम 100 वोल्ट देंगे प्राइमरी में, सेकेंडरी में 5 वोल्ट मिलेगा। मतलब टर्न जो ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग का टर्न होता है, क्यों और कितना लिया जाता है, आप आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो। अब बात ये इस कोड के बारे में है ना, आपको इंटरव्यू में पूछ सकता है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये जो कोड है ना, जो ब्लू कलर का हमने यहाँ पे दिखाया है, ये देखो ये कोर जो है ना जिससे कि फ्लक्स पास करता है, कोर का एक ही काम है मैग्नेटिक फ्लक्स का पाथ प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इस कोर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको इजिली ये पास कराता है। इसका एक ही काम है, इजिली पास तभी कराया जिस तरह किसी भी सर्किट में करंट तभी इजिली पास करता है कि उसमें करंट कम हो। ठीक ना, सॉरी, उसमें करंट तभी इजिली पास करेगा जब उसमें रेसिस्टेंस कम हो। तो इसमें जो है ना, ये कोर में फ्लक्स को पास कराने, इजिली पास करने के लिए प्रॉपर्टी होता है। तो वो फ्लक्स एक और जो है क्या चीज का बना रहता है, ये आयरन सीट रहता है, ये आयरन सीट होता है। और ये आयरन सीट जो है आपका बताते हैं, ये आयरन सीट ये वाला CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है, स्पेशली डिजाइन आयरन सीट होता है ये। इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स को अपने होके इजिली पास करेगा, तो उसको रेसिस्ट कम करेगा, ठीक है, मिनिमम करेगा, तो ये फ्लक्स पास करेगा। तो आप कोर ट्रांसफार्मर का क्या चीज से बना होता है, वो कि आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेप अप क्लियर हो गया होगा, स्टेप डाउन क्लियर हो गया। तो ये था आपका थ्योरेटिकल ट्रांसफार्मर। ये जो ट्रांसफार्मर आपको दिख रहा है ये थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में कुछ इस टाइप से होता है। हम आप चलते हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की तरफ। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब आप बात करेंगे ना, प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपका देखिए क्या हो रहा है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जो आपको दिखेगा कुछ इस हिसाब से रहता है। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में आपका क्या हो रहा है कि ये जो वाइंडिंग रहता है ना आपका, ये मान लो कि एक इसका कोड है, इन प्रैक्टिकल क्या होगा आपका, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, इसी पे वाइंडिंग किया रहता है ना। ये आपका एनपी रहेगा, प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा, है ना। आपको थोड़ा सुन के आश्चर्य लगेगा लेकिन ये प्रैक्टिकल है ना? हम प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। और ये देखिए इसी पे आपका सेकेंडरी रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। और ये दोनों के बीच में ना प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, हम बताते हैं कि कौन वाइंडिंग पहले रहेगा। ऐसा नहीं कि प्राइमरी वाइंडिंग पहले रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग बाद में रहेगा। कौन वाइंडिंग पहले होता है ये चीज बताते हैं, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाले को कैसे आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं या इंटरव्यू में जवाब दे सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि ट्रांसफार्मर में एक ही कोर के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग भी रहता है और सेकेंडरी वाइंडिंग भी रहता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्राइमरी वाइंडिंग है ना, ये सॉरी ये जो ट्रांसफार्मर का कोर है ना, ये अर्थ किया हुआ रहता है, अर्थ पोटेंशियल पे रहता है, यानी जीरो पे नहीं, अर्थिंग किया हुआ है ये। अब आप ये जीरो पे है, आप प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में क्या कर रहे हैं, सप्लाई एक में देंगे एक में लेंगे, यही काम है ना हमारा। जिसमें सप्लाई देंगे वो प्राइमरी कहलाएगा और जिसमें हम लोड लेंगे वो सेकेंडरी कहलाएगा, वो एकदम फिक्स है। अब बात आती है कि कोर के ऊपर पहले प्राइमरी होगा या पहले सेकेंडरी होगा, ये डिपेंड करता है यूज पे। ठीक है, तो अब देखिए हमारा, यदि हम सबसे पहले बताते हैं कि यदि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है यदि हमारा, मान लो यदि हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, इसका मतलब है कि ये जो प्राइमरी में, हम प्राइमरी साइड ये हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया, प्राइमरी साइड में ये सेकेंडरी साइड है। अब प्राइमरी साइड में मान लो कि एक एग्जांपल देते हैं कि हमें करना है 11/33 kV, ठीक है ना। 11 kV को 33 kV में आपको स्टेप अप करना है ट्रांसफर वोल्टेज को। 11 kV देना है 33 kV, प्राइमरी साइड में जो टर्न होगा वो जितना होगा उसका सेकेंडरी साइड में 3 टाइम्स ज्यादा होगा। अब देखिए प्राइमरी साइड का वोल्टेज जिधर से हम सप्लाई दे रहे हैं ये 11 kV है, ठीक ना। और सेकेंडरी साइड में जिधर से हम लोड ले रहे हैं वो 33 kV है, स्मॉल के कैपिटल, ये ऐसा है। अब कम वोल्टेज पे कौन है, हमारा प्राइमरी साइड है, और ज्यादा वोल्टेज पे सेकेंडरी साइड। हमारा अर्थ कोर जो है ये अर्थ रहता है, ट्रांसफार्मर का कोर अर्थ रहता है। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि प्राइमरी साइड कोर के पहले होगा, ऊपर होगा, या सेकेंडरी साइड कोर के जस्ट ऊपर होगा, है ना। ऑब्वियसली प्राइमरी साइड का स्टेप अप ट्रांसफार्मर में कोर के ऊपर जस्ट पहले प्राइमरी साइड का वाइंडिंग रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है प्राइमरी साइड 11 kV पे, ये 0 kV पे है। तो अब जो है इंसुलेटर जो लगेगा, इंसुलेट जो करता है वाइंडिंग और कोर को, वो इंसुलेशन का जो वोल्टेज ग्रेड होगा ना वो 11 kV के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। यदि हम मान लो कि सेकेंडरी साइड यानी जिस जो कि हमारा 33 kV पे है, यदि हम वो वाला 33, ये मान लो सेकेंडरी साइड जो कि 33 पे ग्रीन वाला है ना, यदि हम इसको पहले देते कोर के जस्ट ऊपर, तो हम हमें जो इंसुलेशन करना पड़ता है कोर को सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में, वो 33 kV के लिए करना पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ा, अभी यदि हम प्राइमरी साइड करते हैं स्टेप अप में तो 11 kV के लिए इंसुलेशन यूज करना पड़ा, हमें कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। लो ग्रेड वोल्टेज का इंसुलेशन यूज करके हम ट्रांसफार्मर को डिजाइन कर सकते हैं और ये ट्रांसफार्मर हमारा प्रैक्टिकली ऑपरेट करेगा।
तो अब आप, आई होप कि आपको एग्जाम में जब पूछेगा कि हम कोर के ऊपर में स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड का वाइंडिंग देते हैं पहले, फिर इंसुलेशन करेंगे, फिर सेकेंडरी साइड का देंगे, और स्टेप डाउन जब होगा, मान लो कि सेकेंड केस हम आप चलते हैं स्टेप डाउन, ठीक ना, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में क्या हो रहा है कि मान लो कि हम 132 किलो वोल्ट, है ना, प्राइमरी साइड में दिए, और हमें एक ग्रिड में आ चुका है पावर, है ना, और हमें जब लोकल ग्रिड में आ गया तो हमें चाहिए 11 के, ठीक ना। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज होगा उसको कुछ इस टाइप से दिखाते हैं सिंपली, है ना। सही दिखाने का तरीका ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, ये ट्रांसफार्मर जो है स्टेप डाउन हो रहा है ना, 132 किलो वोल्ट दे रहे हैं, हमको 11 के भी वोल्टेज मिल रहा है। आप देखो कि हमारा जो ये है ना, प्राइमरी साइड का वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी साइड का कम है। तो इस केस में यदि हम ये ट्रांसफार्मर का मान लो कि कोर है, ठीक है ना, तो इसमें जो है सबसे पहले हम लो वोल्टेज वाले, चाहे इस केस में हमारा सेकेंडरी है, लो वोल्टेज वाले को हम करेंगे, है ना, लो वोल्टेज वाले करेंगे, और इसके ऊपर जो है हमारा ये प्राइमरी साइड का, उसके इसके ऊपर ना, जब सेकेंडरी साइड का जो कॉइल देंगे प्राइमरी के ऊपर, इसके बीच में इंसुलेशन रहता है ना, जितना वोल्टेज का डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी में, 132 है इधर, और इसमें जो था आपका 11 के भी था, है ना। प्राइम ये सेकेंडरी में 11 के भी था, उसका इंसुलेशन वाइंडिंग पहले होगा कोर के ऊपर, कोर और प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में ऑब्वियसली है 11 केवी का ग्रेड का जो इंसुलेशन होगा वो यूज होगा। उसके बाद 11 केवी और 32 केवी लो वोल्ट जो हमारा सेकेंडरी है ये वाला, सॉरी प्राइमरी है, ये दोनों के बीच में भी वाइंडिंग के ऊपर एक दूसरे वाइंडिंग करते हैं, लेकिन दोनों के बीच में इंसुलेशन यूज होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। और ऐसे भी वार्नियस टैन लगा हुआ प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसके बावजूद जो है प्राइमरी कॉइल के ऊपर वाइंडिंग के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग करने से पहले उसको इंसुलेशन लगाते हैं। जितना वोल्टेज का डिफरेंस रहेगा उस ग्रेड के लेवल के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से अपन इंसुलेशन यूज करेंगे, ठीक है ना। अब बात आती है जो ट्रांसफार्मर अपन देख रहे थे ना प्राइमरी साइड में, ये सॉरी फर्स्ट पेज पे जो हमने आपको दिखाया था, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इंटरव्यू में कि ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। आप तो बोल दिए कि हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए करते हैं, तो स्टेप अप क्यों करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम वोल्टेज को स्टेप अप क्यों करते हैं। तो इसका आंसर जो है हम आगे जो बता रहे हैं उससे आप आसानी से दे सकते हैं। तो स्टेप अप या स्टेप डाउन क्यों करते हैं, इस पे आप चलते हैं। स्टेप अप करने का हमारा एक ही पर्पस है, ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें हम बताते हैं आपको, इस ट्रांसफार्मर में हम प्राइमरी साइड में पावर दे रहे हैं मान लो P1, ठीक है, और सेकेंडरी साइड में पावर मिल रहा है P2, है ना। हम क्यों करते हैं वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन, उससे जस्ट पहले हम बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर में यदि हम पावर सप्लाई करते हैं, है ना, सेकेंडरी साइड में पावर मिलेगा, है ना। तो ट्रांसफार्मर में पावर में, ये ट्रांसफार्मर यदि आइडियल है, आइडियल मीन्स इसमें कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, ट्रांसफार्मर जरा यदि मेरा आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर जब होगा मेरा, तो P1 प्राइमरी साइड का पावर यानी जितना इनपुट दे रहे हैं इक्वल टू P2, है ना। इसको हम लिख सकते हैं प्राइमरी इन पावर इन इनपुट साइड इक्वल टू पावर इन आउटपुट साइड, ठीक ना। मतलब हम जितना प्राइमरी साइड में पावर सप्लाई कर रहे हैं, सेकेंडरी साइड में आउटपुट जो है हमें उतना ही पावर मिल रहा है, ये आइडियल है। बट प्रैक्टिकल में क्या होगा कि पी आउट प्लस, यदि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, प्रैक्टिकल की हम बात करें तो प्लस लॉसेस भी होगा, ठीक ना।
प्लस लॉसेस होगा, ये प्रैक्टिकल में होगा। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात करेंगे तो उसमें लॉसेस होगा, ठीक ना। तो अब हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर में पी इन इक्वल टू पी आउट होता है। पी इन पावर, पावर होता है आपको वोल्टेज इनटू करंट, है ना। तो प्राइमरी साइड का है तो हम मानते हैं V1 है और इसमें करंट फ्लो करने वाला I1 है। सेकेंडरी साइड का V2 है पावर और करंट जो है I2 है। हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्यों यूज करते हैं उसके लिए हम आपको बताते हैं। आई होप कि आप ये यदि समझ जाएंगे ना तो आपको एग्जाम में कभी दिक्कत नहीं आएगी, या इंटरव्यू का हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अब देखिए, जैसे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो क्या होगा, हम यदि V1 मान लो एक एग्जांपल दिए थे यहाँ पे, ये वाला हम जो एग्जांपल दिए थे ये वाला स्टेप अप के लिए दिए थे कि 5 वोल्ट प्राइमरी में दे रहे हैं और सेकेंडरी में हमें 50 वोल्ट मिल रहा है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के सेकेंडरी साइड में। अब क्या हो रहा है, 10 गुना से वोल्टेज बढ़ रहा है। अब इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि यदि हम वोल्टेज 5 टाइम्स दे रहे हैं तो प्राइमरी में, तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज 10 टाइम्स से बढ़ के 50 वोल्ट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यदि हम करंट सेकेंडरी में 10 एम्पियर का दे रहे होते तो सेकेंडरी साइड में करंट 1 एम्पियर आता, क्योंकि V1 I1 इक्वल टू V2 I2 है। ये पावर जितना दे रहा है उतना ही पावर मिल रहा है। इसका मतलब है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जितना टाइम से हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही टाइम से करंट डिक्रीज कर जा रहा है। इसका मतलब है स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारा एक ही पर्पस है यूज करने का कि सेकेंडरी साइड का करंट को रिड्यूस किया जाए। ये क्यों करते हैं हम बताते हैं कि जब हमारा इंडिया में जितना भी जनरेटिंग यूनिट है, चाहे मेनली जैसे कि टीपीसी है और चाहे जो भी हो, थर्मल पावर प्लांट टीपीसी का मेन है और प्राइवेट प्लेयर भी है, और हाइड्रो है या सोलर है, सोलर में डीसी बनता है फिर उसको एसी करते हैं फिर स्टेप अप करते हैं। तो अब बात आ रही है आपको कि ट्रांसफार्मर को जो स्टेप अप करने की, इसका एक ही पर्पस है कि करंट को हम रिड्यूस करें। रिड्यूस इसीलिए करते हैं कि जो हमारा जनरेटिंग यूनिट है, मान लो हम मानते हैं कि जनरेटिंग यूनिट में एक एग्जांपल के साथ को समझाते हैं कि जनरेटिंग यूनिट हमें मान लो कि 3.3 किलो वोल्ट का हो रहा है। मानते हैं कि एग्जांपल देके 3.3 का हो रहा है। यदि हम 3.3 किलो वोल्ट के पावर को मान लो कि हम 500 किलोमीटर तक ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे जगह भेज रहे हैं, ठीक है। 500 किलोमीटर इस ओवरहेड लाइन जो ट्रांसमिशन लाइन है इसका डिस्टेंस है। तो इसमें जो करंट हमारा क्या था, इस केस में लिए थे ना कि 10 एम्पियर है ना। तो इस केस में हमारा जो लॉसेस है, ठीक ना, तो वो होगा I1 स्क्वायर R, है ना। उसमें जितना करंट होगा उसका स्क्वायर इनटू रेसिस्टेंस ऑफ द ओवरहेड कंडक्टर, ये लॉसेस होगा, ठीक ना। फर्स्ट केस में ये लॉसेस होगा। लेकिन इसी को यदि हम अब क्या किया है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के 3.3 को, है ना, हम बढ़ा दिए हैं 132 किलो वोल्ट में। पहले 3.3 किलो वोल्ट था, अब 132 किलो वोल्ट कर दिया। अब 132 जब कर दिए हैं तो जितना टाइम से हमारा वोल्टेज बढ़ रहा है उतना ही टाइम से हमारा करंट घट जाएगा। अब 3.3 वोल्ट को 132 वोल्ट से हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को इंक्रीज कर दिए। जितना टाइम से ये ज्यादा वोल्टेज है उतना ही टाइम से हमारा आई टू जो है डिक्रीज कर जाएगा, है ना। और इसका स्क्वायर इनटू आर लॉस होगा। यानी अब देख रहे होंगे सेकेंड केस में जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा के वोल्टेज को बढ़ा दिए हैं तो उसी के कोरस्पॉन्डिंग करंट घट गया। करंट घट गया तो उस जो ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन या अंडरग्राउंड आजकल केबल का भी ट्रेडिशन आ रहा है, तो जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसमें I2R घट जाएगा। ओवरऑल लॉस जो है हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है।
तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करने का हमारा एक ही पर्पस है कि ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस को घटाया जाए। अब क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेस घट गया और ये पावर आ गया हमारा ग्रिड। ये मान लो कि हमारा कोई ग्रिड है, अब पावर आ गया हमारा इस ग्रिड में 132 किलो का मान लो कि लाइन आया है, 132 किलो वोल्ट का लाइन आ गया, ठीक है ना। अब इस 132 को फिर एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे हम, है ना, फिर डाउन करें क्योंकि हमारा लोकल ग्रिड में आ गया है। तो जो हमारा लोड होगा, चाहे इंडस्ट्रियल लोड हो चाहे डोमेस्टिक हो, अब नियर बाय हो। अब ये ट्रांसफार्मर यूज करेंगे 132 किलो वोल्ट बाय, मान लेते हैं कि एक पहला ट्रांसफार्मर है कि इसको हम 11 केवी में बदल दीजिए, है ना। अब जो हमारा वोल्टेज है उसको वापस जो है लोकल ग्रिड में लाके 132 को 11 केवी में इसको हम लोग रिड्यूस कर दिए। अब जो है हम इसको 11 केवी में रिड्यूस कर लेंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाए, बड़ा वाला है, छोटा वाला, दिखा रहा है कि ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 11 केवी में कर लिए। अभी भी हमारा 11 केवी जो है सभी हर एक लोड में यूज नहीं कर सकते। अब हमको फिर इसको वापस जो है 11 केवी को, मान लो इंडस्ट्रियल लोड है तो कुछ लोड जो है हमारा 6.6 किलो वोल्ट का होगा, कुछ 3.3 का होगा, और कुछ जो है हाउस होल्ड है, लाइटिंग के लिए, चाहे हाउस डोमेस्टिक जिसको बोलते हैं, 440 बाय 230 वोल्ट का होगा। अब क्या है 11 केवी ट्रांसफार्मर, 11 केवी की लाइन को लाएंगे और लोकली जहां पे जरूरत है उसको फिर वापस स्टेप डाउन करके 6.6, 3.3 और 440, 230 डोमेस्टिक के लिए इसको वापस हम लोग वोल्टेज रिड्यूस करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम वोल्टेज को एक बार पहले स्टेप अप करते हैं जहाँ पे हमारा जनरेटिंग यूनिट है, फिर लोड साइड में जब आते हैं वापस, मान लो कि ट्रांसमिट करके पावर को जितना भी डिस्टेंस है 400, 500 या 200 किलोमीटर वापस जाते हैं, हम लोग वहां ले जाते हैं ग्रिड में, वहां जाकर फिर वापस उसको डाउन करते हैं। जितना रिक्वायरमेंट है 6.6 इंडस्ट्रियल या 3.3 किलो वोल्ट का है या 440 टू 30 वोल्ट, है ना, वो इंडस्ट्रियल में किलो वोल्ट में है, ये वोल्ट में, और फिर उसको वापस करके यूज करते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो जो है आप लोग को जितने सारे डाउट्स होंगे अभी तक क्लियर कर देंगे और आपको इंटरव्यू में आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यदि ये वीडियो मेरा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमें हौसला और मिले नया वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय।